गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर बाजारों की चर्चा करें तो आज गैप डाउन ओपनिंग जिसका हमें डर था वही हुआ और कंफर्टेबली हम 24,000 के ऊपर बहुत समय तक ट्रेड करते रहे। एक दायरे का कारोबार था और 24,000 अब टूट चुका है और 23,600 के पास बहुत ही करीब निफ्टी ने सपोर्ट पाया है। थोड़ी बहुत रिकवरी है लेकिन अभी भी दबाव जो है बिल्कुल बाजार में कायम है। बैंक निफ्टी 56,290 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। शुरुआत बैंक निफ्टी से ही हुई थी। अगर हम पिछले कुछ सेशंस में देखें तो बैंक निफ्टी काफ़ी दबाव में रहा है पोस्ट नंबर्स फ्रॉम HDFC बैंक एंड एक्सिस बैंक, जिनका नतीजों के बाद काफ़ी बुरा हाल हमने देखा। इंडिया विक्स एट 14 वंस अगेन आज भी 5% का इजाफा इस में देखने को मिल रहा है। वहीं मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप निफ्टी में भी आज लाल निशान बना हुआ है। मिड कैप निफ्टी इज़ डाउन नियरली 0.7%। ऐसा ही हाल हमको स्मॉल कैप निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। नतीजों का इम्पैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिल रहा है। कहीं अच्छे नतीजे हैं तो बाजार उसे रिवॉर्ड भी कर रहा है, कहीं बहुत बुरे नतीजे हैं तो उसे पनिश भी कर रहा है। लेकिन हुआ क्या है कि क्रूड के दाम जो है ब्रेंट फ्यूचर्स अगर हम देखें तो एक बार फिर $100 के ऊपर कामकाज करते हुए, रुपी में देखें तो रिकॉर्ड लो के आसपास एक बार फिर रुपी जो है विजा विज डॉलर्स देखने को मिल रहा है। बॉन्ड यील्ड्स आर सर्जिंग अक्रॉस द ग्लोब, ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। और अगर हम गोल्ड और सिल्वर में देखें तो वहाँ बिकवाली का रुख पिछले सेशंस में हमको देखने को मिला। नास्डैक में कल फिर से एक चिप सेल ऑफ जैसे हम कहते हैं वो देखने को मिला और एशियन मार्केट्स आज लाल निशान में खुले और उसके बाद दबाव बना रहा और हमारे बाजारों का भी ऐसा ही कुछ हाल है। डॉलर इंडेक्स 101 के ऊपर एक बार फिर कामकाज करते हुए। बाजार की दिशा काफ़ी कंफ्यूजिंग है बिकॉज डोमेस्टिक स्टोरी तो स्ट्रांग है लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स को लेके चिंताएं बढ़ी हुई है और इंडिया के लिए दो क्रूशल फैक्टर्स है, एक तो रुपये की वीकनेस और क्रूड का गिरना, क्रूड का बढ़ना। तो दैट इज़ डेट्रीमेंटल फॉर इकोनॉमी और उसी के चलते पिछले बहुत सारे महीनों से हम देख रहे हैं कि हमारे बाजार दबाव में है और इंटरेस्ट जो है FIIs का वो फेड आउट होता है, हमने देखा है। ऐसे बाजार में आपको क्या करना है? क्या ये अब एक अपॉर्चुनिटी है क्वालिटी स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करने का? क्या यहाँ से और गिरावट आ सकती है? विच आर द फैक्टर्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड बिफोर इन्वेस्टिंग इन सच मार्केट्स? इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मिस्टर अमरीश पारेका, ही इज़ एन इंडिपेंडेंट मार्केट एक्सपर्ट, अ वेटरन, एंड मिस्टर रोहित श्रीवास्तव, ही इज़ फाउंडर स्ट्राइक मनी एनालिटिक्स एंड इंडिया चार्ट्स। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सो अमरीश सर, दिस मार्केट हैज़ बिन रियली डिसअपॉइंटिंग। पहले तो एक दायरे में फंसा रहा 24,500 के बीच में। कोशिश बनी थी कि ऊपर की तरफ निकलेंगे और सर्कमस्टेंसेस भी वैसे ही बन रहे थे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब जो हो रहा है वो क्रूड का एक बार फिर $100 के ऊपर जाना, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस अभी भी है, अब चिप सेल ऑफ भी एक नया वर्ड हमको सुनने में मिल रहा है। सो इस सब के बीच में इंडियन मार्केट्स आपको कैसे दिखते हैं? हाउ वुड यू अप्रोच दीज मार्केट्स? देखिए, अबाउट वीक 10 days बैक जब हम लोग बात कर रहे थे, आई वाज मेंशनिंग दैट एज लॉन्ग एज US Iran वॉर कंटिन्यूज एंड इट इज लोकलाइज्ड तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है एज लॉन्ग एज हॉर्मुज स्ट्रेट इज ओपन। पर अभी जो हम लोग देख रहे हैं, थिंग्स हैव चेंज। इट इज नो लॉन्गर लोकलाइज्ड, ये काफी फैल रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में इश्यूज है। रेड सी रूट क्लोजर का जो फियर था एक हफ्ते पहले, दैट हैज कम ट्रू। तो इसके कारण ऑयल प्राइसेस काफी भाग गए हैं। आई मीन वी आर क्लोज टू अबाउट $70 से इट इज $100 प्लस। उसके साथ रुपी भी वीक है डिस्पाइट द सॉर्ट ऑफ फ्लोज व्हिच वी आर सीइंग बिकॉज ऑफ द FCRR डिपॉजिट। उसके काफी बड़े फ्लोज आए हैं, उसके बावजूद रुपी वीक है। दिस क्लियरली शोज इनहेरेंट वीकनेस। तो इसका इफेक्ट तो क्लियरली बाजार पे पड़ रहा है। आई मीन वी वर सीइंग एक्सट्रीमली गुड सपोर्ट एट अबाउट 24,000 लेवल्स, तो वो दिया है। अभी दूसरा जो टेक्निकल सपोर्ट इज क्लोजर टू अबाउट 23,600, तो वहां के आसपास खड़े हैं हम लोग। सो आई थिंक एट दीज लेवल्स, आई मीन इफ यू आर अ रिस्क टेकर, मैं बोलूंगा शायद इस लेवल पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि एक ही जो लॉजिक है यहाँ पे, दैट क्वेश्चन इज एज टू हाउ लॉन्ग US कैन कैरी ऑन दिस वॉर। क्योंकि इंटरनली भी उनको काफी ऑपोजिशन है US कांग्रेस से। लाइक एटलीस्ट देयर इज एन अपील और डायरेक्टिव टू स्टॉप द वॉर विद ईरान as far as Trump is concerned. तो I think there's a decent amount of opposition. And at the same time, जो खर्चा हो रहा है US के लिए, I don't know how long they can carry on with this sort of a major offensive.
तो इन केस वी सी सम सॉर्ट ऑफ यू टर्न, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने काफी बार यू टर्न किए हैं, आई मीन ही इज फेमस फॉर यू टर्न, तो ये यू टर्न होता है, दैट विल बी अ ट्रिगर फॉर द मार्केट्स, क्योंकि if you see from the performance point of view, in the sense earnings performance point of view, earnings have been better than expected. तो पॉजिटिव है. मॉनसून्स जो हम लोग कई एक महीना पहले बोल रहे थे कि काफी खराब रहेगा, slowly is picking up. So it is not as bad as what it was about a month back. So these are the positives. And at the same time, जो भी धरने हो रहे थे, hopefully that should settle down as far as NEET is concerned. तो वो दूसरा एक concern था. So these are the positives which are happening. So we take a call as a, I think, I mean a risk taker. इस लेवल पे ले सकते हैं. If you're not a risk taker, stay out for a while. रोहित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन अस टुडे. आपका ट्वीट मैं रोज़ फॉलो करती हूँ और मैं कुछ सेशन से आपको रोज़ देख रही थी कि आप डायरेक्शन जो है वो बता रहे हैं कि थिंग्स डोंट सीम टू बी गुड, और ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब मेरी लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी रोहित, तो आपने कहा कि मार्केट्स में द वर्स्ट इज़ ओवर, इट सीम्स दैट वी आर फिट फॉर गोइंग टू 25,000. अब देखते हुए, क्योंकि आपने भी इसका एनालिसिस किया, अब क्या लगता है आपको 23,600 विद होल्ड और वी आर इन फॉर अ डीपर राउट? सो आई थिंक सिंस लास्ट वीक जो आप बोल रहे हैं, मैं सेंस कर रहा था कि एक बार नीचे आएगा फिर वापस ऊपर जाएगा, एंड सॉर्ट ऑफ नीचे आ भी गया है. जो लेवल्स हम लोग जिसकी बात कर रहे थे कि अगर नीचे 23,600 23,300 तक भी आता है तो दैट माइट बी अ लास्ट डिप या फाइनल पैनिक, जिसमें कि बाजार एक बॉटम बना के फिर ऊपर की तरफ निकलेगा. सो दिस वाज एन ओपिनियन दैट आई हैव बीन कैरिंग फॉर सम टाइम. एटलीस्ट जुलाई के दूसरे हफ्ते से, जब वो एक दिन में काफी जोर से बाजार गिरा था, तब से हम लोग ये चीज एंटिसिपेट कर रहे थे. अब प्रॉब्लम क्या है कि 23,600 तो आ गया है, और अगर 300 भी आता है, क्या इधर हम लोग जाके हाथ फैला के सब कुछ खरीद लें या नहीं? दैट इज आई थिंक द क्वेश्चन. और टिपिकली मैं इस सवाल का जवाब शायद हाँ में देता, बट जो आपने कंसर्न्स हाईलाइट किए हैं, दे आर एक्चुअली एक्टिव कंसर्न्स, तेल को लेके, करेंसी को लेके. और मेरा इन दोनों पे भी ऐसा एक ओपिनियन था कि कहीं ना कहीं एटलीस्ट करेंसी स्टेबलाइज होगी, और वो चीज़ हुई नहीं है. Correct. जो कि अमरीश जी शुरू में हाईलाइट कर रहे थे कि दैट वाज अ अनयूजुअल थिंग कि इतने मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए, तो ये वो चीज़ वर्कआउट नहीं करी. दे हैव बीन सम फ्लोज फ्रॉम द एफआईआई साइड, सम फ्लोज ऑन एफसीएनआर, दो कुछ शॉर्टफॉल भी है, बट फिर भी पैसा तो आया है. तो व्हाई डिड दिस वीकनेस हैपन? तो एक ही कारण दिखता है हमें सामने, वो यूएस और ये वॉर और टैरिफ से रिलेटेड ही दिख रहा है. इसके अलावा तो मुझे कोई और कारण नहीं दिख रहा है कि मार्केट किस चीज़ को डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है. और ये मामला जब तक दोबारा नहीं सुधरता है, तब तक बाजार में दबाव बना रहेगा. तो इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए. दो आई थिंक जब अप्रैल में बॉटम बना था, एंड दैट टाइम आई वाज टर्निंग बुलिश, आई वाज आल्सो एंटिसिपेटिंग कि शायद द वर्स्ट इन द वॉर इज ओवर. और क्योंकि कोई चाहता नहीं है कि ये चीज़ आगे बढ़े, ट्रंप पे प्रेशर था, उन्होंने कोशिश करी कि कोई डील साइन ऑफ करें, एमओयू बनाया. बट ये सब करने के बावजूद अगर आज लड़ाई का मामला चल रहा है, अगर दोनों पक्ष जो हैं वो संघर्ष में लगे हुए हैं, तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है. दिस इज नॉट लुकिंग नॉर्मल एनी मोर. मैं होप करूंगा कि ये बात सत्य हो जाए कि कहीं ना कहीं ट्रंप वापस अपनी बातें बदल ले, जैसे उन्होंने पहले किया है. बट अगर बातें बदलनी थी तो फिर ये दोबारा इस हद तक लड़ाई को छेड़ने की क्या जरूरत थी? सो आई थिंक टिल दैट एयर क्लियर्स अप, क्योंकि पहली बार जो है तेल के भाव को हम लोग ने संभाल लिया. ग्लोबल रिजर्व्स थे, यूएस का भी सप्लाई था कुछ हद तक, हमने रशिया से तेल खरीद लिया, जो भी चीजें करी. बट नाउ ऑयल रिजर्व्स आर फॉलिंग, दे आर समवेयर नियर अ 40 ईयर लो. और अब इस बार अगर आप इस लड़ाई को बरकरार रखते हैं, ओके, तो फिर जो लो रिजर्व लेवल के एनवायरनमेंट में तेल का भाव जो है वो ऊपर रुक नहीं पाएगा. जो पहली बार लोग सोच रहे थे 150 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, जो हुआ नहीं, क्योंकि ये सब फैक्टर से हमने उसको संभाला. अब इस बार शायद संभालना मुश्किल होगा. सो दिस इज द पेन पॉइंट. और इसके नियर टर्म में हम लोग इंतजार कर सकते हैं. मेरा कहने का मतलब है कि कई चीजें अपनी जगह
बैठ गई हैं कि चलो बहुत सारे स्टॉक्स में जो 2-2 साल में गिरावट हुई है, स्टॉक्स हैव बिकम चीप, सम ऑफ देम आर गुड वैल्यू आल्सो। तो हम लोग एक सेग्रीगेशन कर रहे हैं स्ट्रेटेजी में कि क्या चीज रखनी चाहिए, लेनी चाहिए, क्या नहीं छूनी चाहिए। Okay. एक तरह का ब्रॉड सेग्रीगेशन है बेस्ड ऑन द करंट ट्रेंड्स जो चल रहे हैं। बट ओवरऑल बाजार पे फ्रॉम एन इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू निफ्टी को देख के इमीडिएट बॉटम बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग इंतजार करेंगे, देखेंगे कि ये चीज कैसे बदलती है, सुधरती है, और फिर ही बॉटम का कॉल लेंगे। तो वी आर गोइंग टू बी पेशेंट, वी आर गोइंग टू सिट दिस आउट एंड हैव अ वेरी स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच जहाँ पे एलोकेशंस कर रहे हैं। मैंने एक चीज पिछले हफ्ते अपने यूट्यूब वीडियो पे भी बोली थी, और उसके पहले अपने सब्सक्राइबर्स को बोली, और मैं आपके चैनल पे भी बोलता हूँ कि ये जनवरी में भी मैंने बात कही थी और अभी दोबारा लोग कर सकते हैं कि दे कैन एक्चुअली क्रिएट अ हेज ऑन देयर पोर्टफोलियो। क्योंकि अनसर्टेन सिचुएशन है, किस तरह रिजॉल्व होगा वो पता नहीं है। अगर कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बिगड़ी कि ईरान ने कई तेल के प्लांट्स या कुछ ना कुछ वहाँ मिडिल ईस्ट या सऊदी अरेबिया में उड़ा दिए, तो उसका काफी नेगेटिव असर भी हो सकता है। उस चीज को हम लोग नजरअंदाज करेंगे तो गड़बड़ होगा। तो एक हेज कर लें, अपना जितना पोर्टफोलियो वैल्यू है उसके हिसाब से आप दिसंबर के निफ्टी के पुट्स ले सकते हैं। इट कॉस्ट्स अराउंड 2.5%। ओके, 2.5% में 24,000 के पुट आपको दिसंबर के मिल जाते हैं। तो आप 2.5% पे करके अपने पोर्टफोलियो वैल्यू को हेज कर सकते हो, और उस हद तक फिर जब बाजार गिरता है तो काफी आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। इक्वल नहीं होगा बट काफी प्रोटेक्शन मिल जाएगा कि अगर शार्प फॉल आया मार्केट में तो इंडेक्स के हेजेस जो हैं वो आपको पे ऑफ कर देंगे। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी दैट आई एम सजेस्टिंग टू एवरीवन कि इंडेक्स के हेजेस लेके रख लीजिए, क्योंकि पोर्टफोलियो बेचना फिर वापस खरीदना सबकी काबिलियत में नहीं होता है। करेक्ट, नहीं कर पाते हैं लोग, जितना भी हम लोग बोलें। तो द इजीएस्ट सोल्यूशन इज कि आप हेजेस खरीद लें। जी अमित सर, हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम 58,500 टू 56,000 इन अ मैटर ऑफ फ्यू सेशंस ओनली, और उसके मेन कल्प्रिट्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से। HDFC बैंक का नतीजे ठीक ठाक रहे लेकिन दबाव रहा, और आज भी HDFC बैंक को लेकर रिपोर्ट आई है कि इन्वेस्टिगेशंस हो रही है फ्रॉम 3 US लॉ फर्म्स। तो ये स्टॉक तो दबाव में निकला ही नहीं, निकलने की कोशिश की, फिर से दबाया गया। एक्सिस बैंक में भी वही हाल है, लेकिन नतीजे उतने खराब नहीं रहे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के, बट स्टिल दे आर नॉट परफॉर्मिंग। अगर हम PSU स्पेस पे बात करें तो नतीजे काफ़ी अच्छे रहे और सारे स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म भी किया जैसे जैसे नतीजे आते रहे। अब इस बैंक निफ्टी के अगर पोर्टफोलियो को देखें तो क्या करना चाहिए, किस तरफ रुख करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या PSU बैंक्स, नाउ दैट एवरीथिंग इज फॉलिंग? देखिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव बीन फॉलिंग फॉर मच लॉन्गर, और जो अंडर परफॉर्मेंस रहा प्राइवेट सेक्टर बैंक से, मुझे लगता है कि वहाँ एक अपॉर्चुनिटी है इफ यू टॉकिंग ऑफ द नेक्स्ट 12 to 18 months प्लस। यदि आप शॉर्टर ड्यूरेशन का देख रहे हैं तो देन आई थिंक यू शुड गो विद PSU बैंक्स, क्योंकि जिस हिसाब से अर्निंग्स आए हैं that can add a bit to the momentum. But slightly longer term, 12 to 18 months, I'll surely go with the private sector banks. और वहाँ पे मैं surely लूंगा something like a HDFC bank. जो I mean as of now there are a lot of negative news coming. जो earnings आए थे, I mean that also disappointed to a certain extent. और दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक से एक्सिस बैंक का और रिजल्ट्स ठीक ठाक थे, फिर भी आई थिंक द मार्केट गॉट डिसअपॉइंटमेंट। कोटक महिंद्रा में CEO को लेके भी इशू है। आई थिंक इट विल टेक एटलीस्ट अनदर मंथ और 2 बिफोर वी नो एज टू हु द न्यू CEO वुड बी। तो वहाँ पे केवल आई थिंक मार्केट्स आर आई थिंक डिसेंटली सेटिस्फाइड विद ICICI बैंक, बट माय पिक वुड बी HDFC बैंक फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर बैंक। और IT स्पेस पे आपका क्या व्यू है अमरीश सर, क्योंकि IT स्पेस के नंबर्स ठीक ठाक रहे, इन्फोसिस की ने गाइडेंस में थोड़ी कटौती की है ऑन द हायर साइड ऑफ द बैंड दे हैड गाइडेड फॉर, पर ओवरऑल अगर देखें हम लो एक्सपेक्टेशन के साथ ही IT स्पेस को देख रहे थे, ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, पर वो उम्मीद पे खरे उतरे। सो इज दिस द राइट टाइम टू एक्यूमुलेट गुड क्वालिटी स्टॉक्स, लार्ज कैप्स, या फिर आप कहेंगे कि मिड कैप स्पेस इज बेटर? Yeah, in fact, I was waiting for a while to get into IT, but then we have been closely following the IT space, I mean, for a buying opportunity. तो मैं अभी बोलूँगा कि it's better to buy into the index or some IT specific mutual funds. जो individual stocks है, I think one can wait at least for at least a quarter more. क्योंकि यहाँ पे ये पता करना important है कि which are those IT companies, whether large cap or the mid caps, which will be able to shift to the AI
sector, as soon as possible, and as to whether they can actually. तो ये एक पता करना है. I mean, see, this will happen over the next foreseeable 2 to 3 years. But at least as of now, थोड़ा बहुत तो guidance मिल सकता है as to which are the ones which should be first to adopt. Okay. So I think from that point of view, maybe wait for a quarter more, get that clarity, and then buy into individual stocks. But as of now, from an overall valuation perspective, मैं बोलूँगा pick up the index or any of the IT specific mutual funds. फार्मा एज अ स्पेस में हमने काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम देखा, लेकिन फिर आई टैरिफ की खबर कि 2028 में 100%, 2029 में 200%. बात तो बहुत आगे की है, लेकिन मार्केट्स ने रिएक्ट किया. लेकिन आज के बाजार में जब मार्केट प्रेशर में है, दबाव में है, फिर से एक बार एज अ डिफेंसिव फार्मा स्पेस प्ले आउट कर रही है और फार्मा के कुछ स्टॉक्स जो है वो अच्छे खासे हरे निशान में कामकाज करते हुए. रोहित सर, ये बताइए कि फार्मा स्पेस अभी भी आपको अच्छा लगता है एज अ डिफेंसिव? हाँ, मैं मानता हूँ कि जो ब्रेकआउट हुआ था फार्मा इंडेक्स में अप्रैल के महीने में हम लोग ने 23,400 का आंकड़ा जो है निफ्टी फार्मा इंडेक्स में पार किया.